नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार पर ग्रिप और चोक तकनीक का इस्तेमाल अब कांग्रेस जमकर करने लगी है। एक तरफ आज एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के लोगों ने शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया तो मोदी सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और बचाव में बीजेपी के नेताओं के साथ चमचागिरी करने वाले पत्रकारों को भी अब उतरना पड़ा है। सोशल मीडिया पटा पड़ा है। यूथ कांग्रेस असल में ट्रेड डील पर मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बता रही थी। इधर अभी कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें भारत और अमेरिका ट्रेड डील के बारे में चर्चा हुई कि नरेंद्र मोदी सरेंडर हुए हैं और ट्रेड डील के कारण इन 6 राज्यों के कपास, सोयाबीन, मक्का किसान और फल मेवे के उत्पादकों पर असर पड़ेगा। कांग्रेस ने तय किया है कि कांग्रेस किसान सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष शामिल होंगे। किसान सम्मेलनों की तारीख भी तय कर दी गई है। पहला सम्मेलन जो है वो 24 फरवरी को होना है और भोपाल मध्य प्रदेश में, दूसरा सम्मेलन 7 मार्च को यवतमाल में महाराष्ट्र में और 9 मार्च को श्रीगंगानगर राजस्थान में। ये 3 सम्मेलन करना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। किसान सम्मेलन, कांग्रेस किसान सम्मेलन। तो मोदी पर कांग्रेस ग्रिप बना रही है, वहीं राहुल गांधी पर ग्रिप बनाने की बीजेपी की कोशिशें बेकार हो रही हैं। आज ही राहुल गांधी को फिर से सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश होना पड़ा क्योंकि अमित शाह के खिलाफ की गई एक टिप्पणी पर उन पर मुकदमा दायर किया गया है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि यह राजनीतिक दुर्भावना से किया गया मुकदमा है और राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला के मुताबिक यही है कि राहुल ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा है कि उनके खिलाफ यह मामला पूरी तरह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और इसका कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी के वकील इस मसले पे क्या कह रहे हैं। आज माननीय राहुल गांधी जी के मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज किए जाने हेतु नियत था। माननीय राहुल गांधी जी पूर्व निर्धारित समय के अनुसार आए, उन्होंने न्यायालय में अपना बयान दर्ज कराया। अगली तारीख 9 मार्च 2026 सफाई साक्ष्य नियत की गई। इसी के दौरान राहुल गांधी जी ने जो अपना बयान दर्ज कराया उसको न्यायालय ने दर्ज किया। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप जो हैं वो निराधार हैं, जो राजनीतिक दुर्भावना से मेरे ऊपर दर्ज कराए गए हैं। ये आरोप जो है मेरे ऊपर, ऐसा मैंने कोई भी किसी की मानहानि उद्देश्य करने के आशय से कोई भी कथन नहीं किया है। सारे आरोप आधार निराधार बलहीन है, आधारहीन भी बलहीन है, अतः वो निरस्त होने परिवाद है। क्या आज परिवादी का भी बयान दर्ज हुआ है? नहीं, आज परिवादी का बयान दर्ज होने का कोई औचित नहीं था। केवल अभियुक्त का बयान दर्ज किया जाना था, जो दर्ज किया जा चुका है। अगली तारीख 9 मार्च 2026। तो अगली तारीख 9 मार्च 2026 है, यानी अभी से 20 दिन बाद आप कह लीजिए। 20 नहीं, आज तो तारीख 20 हो गई और 8 दिन इधर और 9 दिन उधर, तो लगभग 18 दिन का मामला, 17-18 दिन का मामला है और इसके बाद फिर अगली तारीख है। लेकिन वहाँ उस तारीख पर राहुल गांधी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुल्तानपुर कोर्ट का ये मामला है। इधर प्रियंका गांधी ने भी अब असम में कांग्रेस की ग्रिप बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने असम में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की और साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने असम में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। ये जब मैं राजनीति में नहीं थी तो मेरा काम होता था सोनिया जी और राहुल जी का चुनाव लड़ाना रायबरेली और अमेठी में। तो आप सबने कहा कि आप बहुत खुश हैं कि आज आप यहाँ हैं। आप यहाँ इसलिए हैं कि जो भी चुनाव लड़ता है ज़मीन पे वो जानता है कि चुनाव लड़ने वाला कौन है। चुनाव लड़ने वाला ब्लॉक का अध्यक्ष है, ब्लॉक के मेंबर हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के मेंबर हैं, कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता है। अगर आप नहीं लड़ते हो तो कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मैंने अपना अनुभव खुद देखा है कि किस तरह से अगर संगठन मजबूत होता है, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश होता है, तो किसी भी परिस्थिति में चुनाव जीता जा सकता है। जब मैं पहले सोनिया जी का चुनाव लड़ने गई तो उस समय भाजपा की सरकार प्रदेश में भी थी, केंद्र में भी थी और बहुत कठिन परिस्थितियों में हम चुनाव लड़े। उस समय ब्लॉक की कमेटियां भी नहीं थी। हमने रात में 3-3 बजे बैठकर ब्लॉक की कमेटियां बनाई, अध्यक्ष बनाई, लेकिन किस तरह से वो लड़े, आज तक हम सबको वो चुनाव याद है। क्योंकि मुश्किल से मुश्किल समय में
हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए खड़े रहे, हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए लड़े और उन्होंने दिखा दिया कि चुनाव हिम्मत से जीता जा सकता है। आज जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं वो मुश्किल हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि आसान है। आप खड़े हो, आप यहाँ हो, यही बहुत बड़ी बात है कि जैसे आपने कहा, आपका नाम क्या है? जैसे आपने कहा कि आपको बहुत मुश्किल परिस्थितियों में लड़ना पड़ रहा है, दबाव है, प्रशासन है, बड़े बड़े नेताओं पे भी प्रशासन का दबाव होता है, अलग तरह के दबाव होते हैं, लेकिन आप पे एकदम वहाँ पे अपने गांव में, अपने ब्लॉक में प्रशासन का दबाव आता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन आप खड़े रहते हो। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने आप में गर्व होना चाहिए। आज अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में खड़ी है तो वो आप जैसे लोगों के बल पे खड़ी है, जिन्होंने अपनी पार्टी के प्रति समर्पण और आस्था दिखाई और जो आज भी लड़ रहे हैं। तो आज इस चुनाव में तो सुन लिया यहाँ पे आपने प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी जिस कह रही हैं कि कांग्रेस जहां खड़ी है वो आप सबके दम पर खड़ी है और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश। कैसे जब शुरुआती दिनों में प्रियंका गांधी सोनिया गांधी और फिर उनसे पहले राजीव गांधी के साथ भी जाती थी, तो एक राजनीति में और वो भी चुनावी प्रबंधन में, चुनावी इलेक्शन मैनेजमेंट का एक गहरा असर इनके ऊपर पड़ा और उसका अनुभव भी है प्रियंका गांधी को। ये बात प्रियंका गांधी के जो जानने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्रियंका गांधी के असम जाने के बाद अब बीजेपी कौन से रक्षात्मक कदम उठाएगी ये देखना होगा। हालांकि आज ही जैसे प्रियंका गांधी 2 दिवसीय यात्रा पे असम पहुंची, आज असम पहुंच गए देश के गृह मंत्री अमित शाह और वहां अमित शाह काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं प्रियंका गांधी को। लेकिन चलिए असम से थोड़ा बाहर निकलकर इधर आते हैं, दिल्ली आते हैं एक बार फिर। तो यूथ कांग्रेस ने ही बीजेपी को इधर दिल्ली में पस्त कर दिया है। आप जानते हैं कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट, जो AI समिट यहाँ चल रहा है दिल्ली में, और उसके एक प्रदर्शनी हॉल में पहुंचकर अमेरिका के साथ ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल्स जैसे मुद्दों पर शर्टलेस होकर, यानी शर्ट उतारकर ये तस्वीर देख लीजिए, प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं के हाथ में मोदी इज कंप्रोमाइज्ड के पोस्टर भी थे। इस प्रदर्शन से मोदी सरकार की दोहरी किरकिरी हो गई है। एक तो सुरक्षा व्यवस्था की खामी पर सवाल उठे कि जिस जगह दुनिया भर से आए लोग जमा हैं वहां कैसे इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो गया, और दूसरी तरफ दुनिया ने यह भी देख लिया कि मोदी टॉप CEOs के साथ हाथ उठाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, AI की ताकत बता रहे हैं, लेकिन देश के युवाओं की चिंता नहीं समझ रहे हैं, बल्कि अमेरिका के साथ मोदी ने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। बहरहाल प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हटा दिया और 10 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। लेकिन कांग्रेस ने आज उन सारी बातों को देश के सामने फिर से रख दिया जिन्हें संसद में रखने से नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो रोक रही थी कहने, माफी चाहूंगा, नहीं रोक रही थी। लगातार हमने देखा है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इस बारे में जो कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तस्वीरें जो है ये भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हालांकि यहां पर ये एक शख्स है, ये देखिए, ये दोनों इन लोगों ने यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को काफ़ी मारा है, पीटा है, और ये वहीं पर काम करने आए थे। लेकिन यूथ कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ अपनी तरफ से कोई भी प्रदर्शन में, भले पिटाई उनकी हो रही थी यूथ कांग्रेस के नेताओं की, लेकिन और किसी ने कुछ नहीं किया। उधर से विरोध प्रदर्शन के अलावा शर्टलेस होकर टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया जा रहा था। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस ढंग के प्रदर्शन होते हैं। जिनेवा में WTO की बैठक में वहां भी प्रदर्शन, अमेरिका में, रशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में। एक बार तो जापान की यात्रा पर मनमोहन सिंह के साथ मैं भी था और वहां न्यूक्लियर डील पे बातें हो रही थी
और पीएमओ के ठीक बाहर, जापानी प्रधानमंत्री के कार्यालय के ठीक बाहर प्रदर्शन हो रहे थे। तो प्रदर्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। और जो यहां पर हाय तौबा बीजेपी की तरफ से मचाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश का नाम दुनिया में बदनाम कर दिया, पूरी दुनिया में होता है। जिनेमा में अगर जाकर वहां के लोग जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहां भी कहा जाएगा कि हाँ, वहां भी देश का नाम बदनाम किया। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं सुनेंगे, अगर आवाज चाहे जिस संसद में बोलने नहीं देंगे, सड़क पे बोलने नहीं देंगे, तो इस ढंग के प्रदर्शन होंगे ही होंगे। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात कि चलिए, आप में ताकत थी तो आपने रोक क्यों नहीं लिया? सब तो एक ही तरह के टी शर्ट पहन के गए थे। सबके टी शर्ट पर जो लिखा हुआ एप्स्टीन फाइल्स की बात है, मोदी इज कंप्रोमाइज्ड, बैनर भी लेके गए। पहले इन लोगों की इच्छा थी कि काले छाते लेके जाएं, लेकिन पकड़ में आ जाएंगे इसलिए नहीं लेके गए। मगर ये जो लेके गए, जिस ढंग से एक साथ पूरे ग्रुप के लोग गए, तो क्या वहां के सिक्योरिटी गार्ड और जो अमित शाह के अधीन आती है यहां की पुलिस, दिल्ली पुलिस, वो नहीं पकड़ सकती थी? और जब पुलिस वाले थे वहां खड़े, तो वहां के लोग जो वहां स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं और कुछ और भी वहां के जो इंजीनियर्स होंगे या जो भी होंगे, उन लोगों ने कैसे पिटाई की यूथ कांग्रेस के नेताओं की? ये तो विरोध प्रदर्शन है। क्या विरोध प्रदर्शन करना भी अब गुनाह है इस देश में? इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं और करेंगे आगे बात, लेकिन पहले सुनिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब क्या कह रहे हैं, सुनिए। विदेशी मेहमान आए हुए, वहां पर इस तरीके की बात। इससे पहले जो पहला सवाल था मैं उसका जवाब देता हूँ कि आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं। और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है। और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा, फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। कोई भी रीजन हो सकता है, एस्पिन फाइल में उनका नाम है या अडानी को बचाना है, कुछ भी कारण होगा, लेकिन नुकसान हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज उठाना। और यहां तक देश के इमेज की बात है, देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। देश की छवि तब खराब होती है जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट की सलाह लेकर इजराइल जाके नाचे गाएं, छवि तब खराब होती है देश की। लेकिन आप मानते हैं ये कि कोई और तरीका भी हो सकता था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर ग्लोबल लीडर्स आए हुए हैं, वहां पर अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में नारे लगाना कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये इस तरीके से क्या इन चीजों को आप सही ठहराते हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी देश के युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का संकट आया पिछले 12 सालों से, या कोई भी संकट देश पे आया, तो एक डायवर्जन करके लिए इवेंट्स हो जाते हैं। डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया और अब ये एआई समिट। बीजेपी को या मोदी जी को शायद लगता है जब देश के इश्यूज को वो सॉल्व नहीं कर सकते या उस पर ध्यान नहीं दे सकते तो एक इवेंट करा के डाइवर्ट करवा देंगे। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के साथी जो है उनका प्राइमरी ये काम है, जो देश के युवाओं के इश्यूज हैं उससे हम जो ध्यान है वो भारत की सरकार जो बीजेपी की उस पर लाना चाहते हैं। अब इवेंट करके भाग नहीं सकते। आज का मुद्दा बेरोजगारी है, आज का मुद्दा ये है कि ट्रेड डील करके आपने देश के किसानों का नुकसान किया है, देश के लोगों का नुकसान किया है, अमेरिका को फायदा दिया और क्यों दिया है, क्या कारण है। आज के मुद्दे ये हैं। आप कोई भी इवेंट करा के अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। दिल्ली पुलिस जो है एफआईआर भी दर्ज करने वाली है, मामला दर्ज कर रही है इस पूरे मामले में। कुछ कार्यकर्ताओं को आपके तो सुन रहे थे आप उदय भानु चिब जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात रख रहे थे। मोदी का सच सामने आ गया तो बीजेपी का परेशान होना जाहिर है। अब बीजेपी ने फिर राहुल गांधी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। संबित पात्रा ने कहा है कि यह साजिश राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में राहुल गांधी के निवास स्थान पर रची गई थी। ये साजिश जो है राहुल गांधी के निवास स्थान पर रची गई और ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में रची गई। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले नेहरू को एक सपेरे के साथ पोज देते हुए देखा गया था, जिससे दुनिया के सामने भारत को सपेरों की धरती के तौर पर दिखाया गया था। आज इस विरोध के जरिए राहुल गांधी ने भारत के स्टार्टअप्स, एआई इंडस्ट्री और हमारे युवाओं के प्रदर्शन का मजाक उड़ाकर और उनका अपमान करके ऐसा ही मैसेज दिया है। यह सिर्फ धोखा है। संबित पात्रा की खींच दोस्तों समझ में आ रही है, लेकिन विरोध की साजिश रचने का खुलासा उन्होंने ऐसे किया है मानो वो भी राहुल गांधी के घर पर मौजूद थे और उन्होंने ऐसी साजिश बनते देखी। वहीं नेहरू जी का नाम घसीटने में भी संबित पात्रा ने गलती कर दी,
क्योंकि नेहरू का नाम तो आना ही था। मैं भी इंतजार कर रहा था कि भाई ये पूरी घटना घटी है, ये पूरे घटनाक्रम में नेहरू जी कहाँ हैं, उनको तो आना ही चाहिए। तो नेहरू जी और सपेरे की तस्वीर पर सवाल उठाते समय संबित पात्रा ये भी उनको याद करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को कितने तरह तरह के गेटअप्स में दुनिया ने देखा है। कहीं वो त्रिशूल हाथ में पकड़ते हैं, कहीं डमरू बजाते हैं। क्या किसी और देश के प्रधानमंत्री को ऐसे फैंसी ड्रेस में आपने देखा है क्या? किसी ने देखा है? जरा सोचिएगा। खैर, नरेंद्र मोदी हर वो काम करते हैं जिससे दुनिया भर के कैमरे केवल उनकी तरफ ही घूमे। कल सैम ऑल्टमैन की, जी हां, सैम ऑल्टमैन ने, ये एआई ओपन एआई ने बता ही दिया है कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनका हाथ मोदी ने क्यों जकड़ लिया है। ही वॉज स्क्वीजिंग, पूरा जकड़ लिया था हाथ नरेंद्र मोदी। कल जरा वो तस्वीर लेके आइए जब तमाम नरेंद्र मोदी थे और सारे एआई और बड़े बड़े गूगल से लेकर तमाम ओपन एआई के सीईओ सारे, कल हम लोगों ने देखा भी है जब नरेंद्र मोदी बीच में, प्रधानमंत्री बीच में खड़े हैं और तमाम सीईओज बगल में और हाथ में हाथ से हाथ उठाए हुए। ये देखिए, अब ये देखिए इधर ये एक तरफ तो सुंदर पिचाई, जरा इसको स्क्रीन पे जरा अगर थोड़ा, हाँ ये जरा रोकिएगा, यहाँ पे थोड़ा इधर लाइए, रोकिए जरा, इस तस्वीर को देखना बहुत ज़रूरी है। इधर लेफ्ट साइड में मेरी तरफ जो दिख रहे हैं सुंदर पिचाई हैं गूगल के, और राइट साइड में ये सैम ऑल्टमैन है, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के सीईओ हैं। ये बेचारे बहुत परेशान हो गए, बोले मुझे समझ में नहीं आया कि नरेंद्र मोदी अचानक मेरा हाथ को पकड़ के और ऐसे बिल्कुल मसल रहे थे, आखिर क्यों कर रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया। खैर, तो ये हैं नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और अगर ऐसा करेंगे तो इसके बाद दुनिया में क्या तस्वीर जाएगी एक प्रधानमंत्री की, आप समझ सकते हैं। इनका वीडियो भी काफी वायरल हुआ है, सैम ऑल्टमैन का वीडियो काफी वायरल हुआ है। ये हैं एआई समिट, भले ही वैश्विक स्तर का आयोजन हो, लेकिन इससे पहले यह तो देखना ही होगा कि देश को इसमें क्या मिल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आकर अगर भारत का डाटा लें, यहां के रेयर अर्थ मिनरल्स का सौदा हो जाए। जी हां, रेयर अर्थ मिनरल्स, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, आज इसकी चर्चा थोड़ी और आएगी, क्योंकि आज ही खबर आई है कि भारत मेंबर बन गया है। तो देश का कितना नुकसान होगा, इसकी जवाबदेही किस पर होगी? क्या मोदी इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? अभी अमेरिका से ट्रेड डील पर तो खुलकर कुछ बताया नहीं जा रहा है, विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, सड़क पर बेरोजगार जो है वो रोजगार मांगने के लिए उतरते हैं तो उन्हें लाठियां मिलती हैं, मीडिया भी जनता की आवाज नहीं उठाता। तो फिर ध्यान खींचने के लिए अगर ऐसे प्रदर्शन हो रहे हों जिसकी जरूरत है, मैं तो खुले तौर पे कहता हूं कि पूरी दुनिया में ऐसे प्रदर्शन होते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए ऐसे प्रदर्शन? ये तो पुरुष हैं, महिलाएं भी करती हैं, टॉपलेस होकर करती हैं महिलाएं, क्यों ना करें? आखिर ध्यानाकर्षण तो जरूरी है। बीजेपी के लोग तर्क दे रहे हैं कि यह बीजेपी का नहीं बल्कि देश का आयोजन था, और अगर ऐसा है तो बीजेपी बताए कि इसमें केवल मोदी और उनके मंत्री ही क्यों नजर आ रहे हैं। विपक्ष के कितने नेताओं को वैश्विक सीईओ से चर्चा का मौका सरकार ने दिया है? क्या राहुल गांधी को मिलाया गया इन लोगों से जो दुनिया भर के जो सीईओ आए हुए हैं? और सबसे बड़ी बात, यूथ कांग्रेस के लोगों ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन क्यों किया, इस पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन वहां प्रदर्शन करने से कम देश भर में यह नजर तो आया, वरना आज तो हर आवाज को दबाया जाता है। जहां तक राहुल गांधी के साजिश रचने का इल्जाम है, उनके ऊपर जो साजिश रचने का इल्जाम है, तो इसके लिए भी बीजेपी ने उन पर FIR क्यों नहीं करवाई? देख रहा था मैं तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं की एक ही राग अलाप रहे हैं, राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक हो गए हैं। ये सारे बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के टॉप लेवल के मंत्रियों से लेकर और प्रवक्ताओं तक एक लाइन ये जरूर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक हो गए हैं, डेंजरस हो गए हैं। तो गिरफ्तार कर लीजिए, डेंजरस हैं तो भाई। डेंजरस आदमी को एक खुले तौर पे खुलेआम घूमने देने की का कानून तो है नहीं अपने देश में, गिरफ्तार कीजिए, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं करना चाहते। शाजिया इल्मी किसी चैनल पे कह रही थी, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आप जानते हैं, पहले पत्रकार होती थी, कई पत्रकार जो हैं बीजेपी के आज की तारीख में प्रवक्ता हो गए हैं, और कई पत्रकार बिना प्रवक्ता बने हुए पत्रकारिता करते हुए प्रवक्ता हैं, आप ये भी जानते हैं। पूरा का पूरा मीडिया धरा पड़ा है, और उसमें भी बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है।
तो ये सब कुछ है और इन सब के बीच ये तस्वीर, आज की तस्वीर है, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। इस पे चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे कि मोदी ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल्स में ऐसे उलझ चुके हैं जिससे निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, यानी मोदी के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इन रास्तों में उलझे हुए नरेंद्र मोदी आगे क्या कुछ होगा ये समझने की कोशिश करते हैं और क्या ऐसी तस्वीरें और अभी देश में बढ़ेंगी, इस पर भी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं हम। माफी चाहूंगा कि थोड़ा लंबा हो गया मेरा आज का ये शुरुआती वक्तव्य, लेकिन बहुत जरूरी था। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, जरा आपसे ही समझना चाहता हूं, आपके पास आता हूं जल्दी से, समझना चाहता हूं प्रेम कुमार जी कि ये जो तस्वीरें हम लोग देख रहे थे अभी, इन तस्वीरों को देखकर आप किसकी तरफ हैं, जरा यही बता दीजिए, क्योंकि यहां तो तरफ वाली ही बात हो रही है विश्लेषण तो दूर की बात रह गई है। यहां बड़े बड़े कुछ ऐसे पत्रकार जो आज तक इधर नजर आते थे वो उधर नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किसकी तरफ हैं, खुलासा कर दीजिए चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे ही इस घटना को मैंने देखा, प्रदर्शन देखा, तो मैंने 2 ट्वीट्स किए थे। एक ट्वीट की ये उचित नहीं है बोलकर, और दूसरा ट्वीट जब यूथ कांग्रेस ने एक स्पष्टीकरण देते हुए एक लिखा था कि लोग हम पर कह रहे हैं लेकिन इसका मकसद ये है, तो फिर उस पर भी मैंने रिपोस्ट किया कि सफाई देनी पड़ रही है, इसका मतलब कहीं कुछ गलत है। ये 2 पक्ष मैंने रखा, लेकिन इसके तुरंत बाद जब इस पर डिटेल चर्चा होने लगी तो हम इसकी गहराई में जाते हैं, और ये मौका है कि हम आपके सामने बात कर रहे हैं कि इमेज खराब हुई है। ये तो बात सही है, मैं भी मानता हूं कि इमेज खराब हुई, लेकिन किसकी खराब हुई? क्या भारत की इमेज खराब हुई है या नरेंद्र मोदी की इमेज खराब हुई? मुझे लगता है यही वो बारीक फर्क है जहां से इस घटना को समझा जा सकता है, क्योंकि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था, इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड नारे लगाए गए, और निश्चित रूप से पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि भारत का जो प्रतिपक्ष है वो अपने प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज्ड बता रहा है। ये छवि खराब हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भारत की छवि मजबूत हुई है कि हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां का प्रतिपक्ष इतनी हिम्मत के साथ में विरोध करता है। और सरकार की छवि खराब हुई है दुनिया में कि उस प्रतिपक्ष और उस डेमोन्स्ट्रेटर्स के साथ में कैसा बुरा बर्ताव किया जा रहा है। और जैसे जैसे बातें सामने आएंगी, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता जो आक्रमण कर रहे हैं, खास करके अधिकृत रूप से जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये घटना जो है इसकी प्लानिंग की गई, राहुल गांधी के घर में सोनिया गांधी थी, प्रियंका गांधी थी, और उसके बाद इसको एक डिजाइन किया गया और तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। तो इस बात को हम मान भी लेते हैं कि ये डिजाइन किया गया, डिजाइन किया गया तो होगा ही, क्योंकि उसमें घुसना आसान नहीं था, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, तो इसको डिजाइन किया गया कि टिकट ऑनलाइन खरीदो, क्यूआर कोड के जरिए प्रवेश करो, एक टी शर्ट ऐसी पहनो जिसको दिखे नहीं, ऊपर से कुछ और पहन लो, और अचानक उपस्थित होकर के विरोध प्रदर्शन को अंजाम। तो डिजाइन तो है ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन इस डिजाइन के बारे में देश की खुफिया एजेंसी को मालूम था, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को मालूम था, और उसके बाद भी इस डिजाइन और इस एग्जीक्यूशन को होने दिया गया। इसको कौन सा डिजाइन बोलते हैं? यानी आप जानबूझ करके ऐसी घटना को होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप राहुल गांधी को ट्रेटर बोल सके, कांग्रेस को ट्रेटर बोल सके। और आप मुस्कुरा रहे, कुछ बोलना चाहते हैं? जी प्रेम कुमार जी, मुझे एक अभी शाजिया इल्मी का मैं नाम ले रहा था, शाजिया इल्मी अभी और भी कुछ
प्रवक्ता बीजेपी के कुछ टीवी चैनल पे कल के घटनाक्रम को, कल आपने देखा कि एक साहब जो हैं, एक नए आतंकवादी पैदा हो गए हैं जो राहुल गांधी को घर में घुस के गोली मारने वाले हैं, और उनके अलावा 25 और सांसदों के घर में घुस के उनको भी गोली मारने वाले हैं। 2 दिन का समय दिया है। हालांकि उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कोटा पुलिस ने। और ओम बिरला के बड़े भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, और करनी सेना के कार्यकर्ता कहते हैं, और बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं। तो उनके बारे में जब पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से एंकर ने, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पैसे देकर, कांग्रेस ने पैसे देकर ये वक्तव्य उस आतंकवादी से, उस गुंडे मवाली से, आतंकवादी भी बहुत बड़ा पद हो जाएगा, वो गुंडा मवाली, उससे ये वक्तव्य कांग्रेस ने ही दिलवाया है। ठीक है, कि राहुल गांधी को गोली मारो। देखिए, जो आप कह रहे हैं मैं उसी में ये बात जोड़ रहा हूं, कांग्रेस ने ही दिलवाया है। और तो कहा गया, तो काउंटर होता है, कहा जाता है कि फिर राहुल गांधी को गिरफ्तार करवा लो जब आपको इतना पता है। तो कहा जाता है हम इतने मूर्ख हैं कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करवा लें, उनका मतलब उनको फेमस करवा दें, उनको मुद्दा हाथ में लेने दें। उन्होंने अपना जितना करवाना था, फेमस होना था, वो हो लिए, अब हम आगे नहीं। कहने का अर्थ ये है कि आप हवा में तीर मार रहे हैं। ये जो आप बता रहे हैं वही बात आपकी बातों में थोड़ा सा ये भी मैं जोड़ के कि बीजेपी के लोग हवा में तीर चला रहे हैं, अंधेरी कोठरी में लाठियां भांज रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ प्लानिंग, संबित पात्रा को पूरा प्लान है, कि पता है कि वहां कौन कौन था, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि राहुल गांधी फेमस हो जाएंगे, मुद्दा राहुल गांधी के हाथ में चला जाएगा। तो कौन सी राजनीति कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी राजनीति है। जरा आप लोग हैं विश्लेषक, आप लोग बता दीजिए कि इस राजनीति का नाम क्या है। जी जी, देखिए राजीव जी, मुझे वो घटना भी याद आ रही है जब संसद भवन में नौजवान कूदे थे और 4-5 बच्चे जेल गए, अब भी जेल में है, दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उस समय भी देश की छवि खराब होने की बात कही गई थी तब भी, लेकिन नौजवान यही कह रहे थे कि हम सरकार को सुनाना चाहते हैं और बेरोजगारी का सवाल और दूसरे तमाम सवालों पर आकृष्ट करना चाहते हैं ध्यान। लेकिन थ्योरी ऐसे बनाई गई थी कि विदेशी साजिश, वो सोरोस का पैसा, वो विदेश की धरती से की गई साजिश, संसद में कूदे गए हैं, विपक्ष का हाथ, जो लोग इस नौजवान के साथ बोल रहा है वो विपक्ष उनके साथ है। इतने साल तो बीत गए, आज तक को रत्ती भर भी साजिश की बात अगर सरकार सामने ले आई हो उन नौजवानों के खिलाफ नहीं ला सकी। उन नौजवानों का तरीका पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन तरीका भी बिल्कुल अहिंसक है, वो आपकी सुरक्षा व्यवस्था को ब्रीच करने वाला है। यहां पर वो कानून तोड़ भी रहे हैं, कानून तोड़ने की सजा भी भुगत रहे हैं, इसके बावजूद वो देश विरोधी हैं, ये बात नहीं कह सकते। लेकिन तब भी ऐसा कहा गया और आज भी यही बात कही जा रही है कि जिन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया वो देश के खिलाफ है और कांग्रेस के युवा विंग ने किया, और वो राहुल गांधी और कांग्रेस तमाम लोगों का समर्थन भी है, समर्थन तो है क्योंकि कांग्रेस के भी तमाम प्रवक्ताओं ने समर्थन किया है और इस डेमोन्स्ट्रेशन के साथ है। तो इन सबको क्या देश का विरोधी बताया जाएगा? सवाल यही है कि ये जो पूरी तरह से बात कही जा रही है, ये देश के खिलाफ बोलना, ये राजनीति है। डेमोन्स्ट्रेशन तो होते हैं, हुए हैं, आने वाले समय में भी होंगे, और नए तरीके का ये डेमोन्स्ट्रेशन है। इसको आप गुरिल्ला प्रदर्शन टर्म दे सकते हैं और आने वाले दिनों में ऐसे प्रदर्शन की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आप अभी उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले लोग प्रदर्शन करना चाह रहे थे, कांग्रेस के लोग, सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आप प्रदर्शन करने नहीं देते, अगर कोई करता है तो उसको लाठियों से पीटते हैं, पिटवाते हैं और सदन में बोलने नहीं देते। अदालत की स्थिति क्या है सबको पता है, अगर अपोजिशन कोई याचिका लेकर जाएगा तो उसको सुनेंगे नहीं, बोलेंगे हाईकोर्ट जाओ। और बहुत सारे लोग तो बिना ट्रायल के ही जेल में बंद हैं अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, और सरकार के पक्ष में बोलने वालों को
बड़े मजे से पत्रकार भी होते हैं तो रात में सुन के उनको दे दिया जाता है, उनको बेल दे दी जाती है। ये भी स्थिति है। इस संस्थानों को देख रहे हैं और सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो हर स्थिति में हम देख रहे हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज तो एक हाई लेवल स्लोगन है। यहाँ तो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉम्प्रोमाइज्ड इन फेवर ऑफ बीजेपी, इन फेवर ऑफ जो सत्ता में है प्रधानमंत्री या सब लोग बोल दीजिए। अब देखिए, जो राहुल गांधी पर मुकदमा आज चला वो क्या है? वो उन्होंने अमित शाह के बारे में एक बात कही थी, रैली में बात कही थी, और कि एक हत्या के मामले में उनका वो आरोपी है। तो क्या आरोपी नहीं थे? क्या वो तड़ी पार नहीं हुए थे? क्या इन बातों को क्या झुटलाया जा सकता है? लेकिन फिर भी इतने मुकदमे राहुल गांधी पर डाल दिए गए हैं कि आप सीरियल ऑफेंडर कहे जाए। हाईकोर्ट ने तो इनकी सदस्यता तक ले ली थी। ये भी है, गुजरात की कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने रोका नहीं था उन्हें, दोनों अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट से उपचार मिला था। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, विपक्ष के खिलाफ छोटी सी बात को भी वितंडा बना देना। छोटी मैं इसलिए कह रहा हूं कि विरोध प्रदर्शन है, किसी के खिलाफ नहीं है। और इमेज की बात मैं क्लियर कर चुका हूं कि देश की इमेज नहीं, सरकार की इमेज पर बट्टा लगा है। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज कहा गया है और पीएम कॉम्प्रोमाइज है, ये सबको, दुनिया को मालूम है। जब ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही दुनिया की समृद्धि ला सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ही दुनिया में शांति ला सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ही दुनिया को एकजुट रख सकते हैं, ये सारी बातें जब कहते हैं तो दुनिया देख नहीं रही कि भारत को क्या हो गया है। ये ब्रिक्स में रहते हैं और कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ब्रिक्स डेड है, ये हंसते हैं। तो पता नहीं चलता है कि भारत की छवि कहाँ है, इमेज क्या हो रहा है। आप क्वाड में होते हैं और क्वाड में रह करके भी आपके ऊपर में टैरिफ वॉर खेल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। किस बात का क्वाड में? इस्तीफा दे दो, क्वाड में रहने की क्या जरूरत है? क्वाड भाई 4 महत्वपूर्ण जो देश हैं अलग अलग इलाकों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, इन सारे देशों का जो है एक मजबूत संगठन है। और इस मजबूत संगठन का सदस्य होने का फायदा क्या है जब आप इतने लुंज पुंज हैं कि आपके ऊपर में रेसिप्रोकल टैरिफ, आपके लोगों को जंजीरों में बांध करके फेंका जाता है इंडिया में। तो छवि तो यहाँ खराब हो रही है। आप ट्रेड डील करते हैं, झुक करके ट्रेड डील करते हैं। आप ऑपरेशन सीज फायर बोलते थे, जारी है। और आ गया दिल्ली में जो अटैक हुआ था, जैश ए मोहम्मद का उसमें हाथ था, ये यूएन कह रहा है। और हमारी एजेंसियां आज तक न कह पाई कि जैश ए मोहम्मद का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। बोलना बंद कर दिया इन्होंने, पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दिया जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप पाकिस्तान का नाम नहीं लोगे। सीज फायर उसने कहा कि हमने करवाया। भाई सारी चीजें अब दूसरे देश बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब पीएम इज कॉम्प्रोमाइज जो है, पीएम को अगर देश की छवि के साथ जोड़े तो देश को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है पीएम ने। ये पीएम पर हम बोल रहे हैं, हालांकि देश तो कभी स्थिर एक व्यक्ति के नाम से नहीं जाना जा सकता। ये मोदी, कितने मोदी आएंगे और कितने जाएंगे, देश हमेशा सर्वोच्च रहेगा। देश को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा सका है और न करा सकेगा। तो ये हम देखें तो इसको इस रूप में देखेंगे तो डेमोन्स्ट्रेशन पीएम की इमेज को धक्का पहुंचाता है, देश की इमेज को मजबूत बनाता है। जी बिल्कुल, देश की इमेज को मजबूत बनाता है। प्रशांत जी, जरा जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, इस पूरी तस्वीर को देखकर क्या कुछ आप कहेंगे? राजीव जी, हम बहुत ज्यादा इसके विरोध प्रदर्शन के पोस्टमार्टम के मूड में हम हैं नहीं, क्योंकि ये बड़ी सटल चीजें हैं। ये 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान स्वीकार कर रहे थे, आत्मसात कर रहे थे, तब हम ये मान रहे थे कि हम लोकतंत्र होंगे। और लोकतंत्र में ये होता है। कहाँ प्रदर्शन नहीं होते हैं? नॉर्थ कोरिया में नहीं होते हैं प्रदर्शन, रूस में नहीं होते हैं। जहां पे तानाशाही है वहां प्रदर्शन नहीं होते हैं, जहां लोकतंत्र है वहां प्रदर्शन होते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। अमेरिका ने हमला किया हुआ था इराक पे, वॉर चल रहा था। चलते वॉर के बीच में
उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री कोंडोलीसा राइस, उनकी ब्रीफिंग चल रही थी। उस ब्रीफिंग में अमेरिकन नागरिक सामने बैठे हुए, उन्होंने हाथ में लाल रंग लगाया हुआ है और वो बारी बारी से उठ रहे हैं और कोंडोलीसा राइस को कह रहे हैं कि आपके हाथ खून से सने हुए हैं, इराकी लोगों के। अपने देश की सेना के खिलाफ वो कर रहे थे। वो देखकर बड़ा गर्व होता है कि देखो अमेरिका में कितना लोकतंत्र है। उससे अमेरिका की छवि खराब नहीं होती। छवि कहाँ खराब हुई है कि आप चोरी का एक गिलगोटिया यूनिवर्सिटी एक चोरी का एक रोबोट लेकर चीन का, और आपने उसको क्लेम कर दिया अपनी उपलब्धि। यहाँ पे बेइज्जती होती देश की कि पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं, वहां पे हो रहा है। जब भारत में इतनी बड़ी समिट चल रही है और सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ एक आतंकवादी देश के 26 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसमें नेता प्रतिपक्ष समेत, वो कहता है गोली से उड़ा देंगे, देश की छवि तब खराब होती है। देश की छवि तब खराब होती है जब ट्रंप और अमेरिका के इशारे पर आप कोई डील साइन करते हैं। आज भी हो गई पैक्स अमेरिकाना, पैक्स सिलिका, हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कई बार। तो ये प्रदर्शन तो होंगे, आपने तय किया है। आप बन जाइए नॉर्थ कोरिया, जो बीजेपी चाहती है, जो ये लोग चाहते हैं कि 400 पार होता तो हम संविधान बदल देते, तो संविधान बदल दीजिए आप। ये प्रदर्शन नहीं होंगे, आप नॉर्थ कोरिया बन जाइए, आप तानाशाही में आ जाइए। डेमोक्रेसी में अगर आप हैं, लोकतंत्र में हैं, तो आपको ये सब चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और ये हमेशा से हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी तो बैलगाड़ी से पहुंच गए थे संसद भवन प्रदर्शन करने। किसके खिलाफ? यही जो एआई समिट हो रही है उसी के खिलाफ, उसी की बात कर रहा हूं। राजीव जी, राजीव गांधी की कंप्यूटर नीति के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी संसद में बैलगाड़ी से पहुंच गए थे। तो ये इसको क्या कहा जाए? अटल बिहारी वाजपेयी देश की छवि खराब कर रहे थे। एक इतिहास का एक वो है, चैप्टर है वो, ऐसा होता रहा है। किसानों ने कितना चक्का जाम किया देश दिल्ली के बाहर, और अब तो दिल्ली में घुसने को नहीं मिलता। लेकिन कभी जो टिकैत का जो आंदोलन हुआ था, सबको याद है कि किस तरह से इंडिया गेट तक वो लोग आ गए थे और वहां पे ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है वो खड़ी हुई थी। तो प्रदर्शन तो किसी भी लोकतंत्र का गहना है, विरोध प्रदर्शन। ये क्लासरूम थोड़ी ना है कोई बच्चों की, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, तमाम तरीके की राय होंगी। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। राजीव जी, फिलिस्तीन के मामले पे अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज से ज्यादा बड़े प्रदर्शन, लाखों लाखों लोगों के प्रदर्शन लोकतांत्रिक देशों में होते हैं। यूरोप में होते हैं, फ्रांस में होते हैं, जर्मनी में होते हैं। तो इसको क्या माना जाए? वो अपने देश की छवि खराब कर रहे हैं। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं इस बात को कि देखो कैसी डेमोक्रेसी है कि वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, लाखों लाखों लोग सड़कों पे आते हैं। तो गर्व करने की बात है डेमोक्रेसी के लिए। तो आपने तय किया है कि आप, और 26 जनवरी 1950 को तय किया है आपने कि आप एक ऐसी डेमोक्रेसी बनाएंगे जहां पे लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार होगा। अब दूसरी बात राजीव जी ये कि जो तमाम सारे जो परिदृश्य है देश के सामने, जो प्रदर्शन का मूल कारण है कि भारत के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। चाहे वो यूएस अमेरिका डील हो, जिसका फ्रेमवर्क और एक नई परिपाटी अभी देखने को मिली है। केवल फैसले ही बाहर नहीं हो रहे हैं, उनकी घोषणाएं भी बाहर हो रही हैं। घोषणाएं भी भारत के प्रवक्ता नहीं कर पा रहे हैं, ना भारत के मंत्री कर पा रहे हैं। याद कीजिए 3-4 दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे इसी पे, पैक्स सिलिका डील पे जी। तो पैक्स सिलिका डील क्या है कि
आपको अमेरिका ने तय कर लिया कि आपको इनवाइट कर देंगे। जो सर्जियो गौर जब यहाँ आए थे तो उन्होंने इसका घोषणा कर दी थी, बिना क्रेडेंशियल्स राष्ट्रपति को सौंपे इसकी घोषणा कर दी थी उन्होंने। अब इसका मोटा मोटा ये है मामला कि आप एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके एक नई गवर्नेंस दुनिया भर में बन रही है। उसमें एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है। 90% चीन का कब्जा है इन संसाधनों पे, जिसको आपने अभी शुरुआत में कहा रेयर अर्थ मेटल्स, और आपका तो विषय भी है। तो रेयर अर्थ मेटल्स में भारत तीसरे नंबर पे है, चीन ब्राजील के बाद, और अमेरिका 7वें नंबर पे है। तो किसकी गरज है? अमेरिका की गरज है, क्योंकि उनके पास चिप बनाने की टेक्नोलॉजी है, फैक्ट्रियां हैं, डिमांड है, सप्लाई है। उनको सप्लाई चेन और डिमांड चेन अपनी क्रिएट करनी है भारत के रिसोर्सेस पे। भारत को क्या मिलेगा अभी ये तय नहीं है, ये अमेरिका ही तय करेगा कि आपको क्या देगा क्या नहीं देगा। और उस डील के पूरे फ्रेमवर्क को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि अमेरिका की पूरी वहां पे दादागिरी होगी, और हम अपने उन रिसोर्सेस को, जिसको अभी हमने अपने लिए ही उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया, ने दोहन नहीं किया, वो जमीन पे पड़े हुए हैं अभी भी जी, लेकिन वो अमेरिका के लिए हम मुहैया कराएंगे। तो ये है पैक्स सिलिका डील। तो ये किसके इंटरेस्ट में हो रहा है? और अगर ये हो रहा है, भारत की प्राकृतिक संपदा के साथ समझौता हो रहा है, भारत के कृषि के साथ समझौता हो रहा है, तमाम भारत के उद्यमियों के साथ समझौता हो रहा है, तो उसमें प्रदर्शन क्यों नहीं होंगे भाई? होंगे प्रदर्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं ज़रा जल्दी से आना चाहता हूं सिद्धार्थ जी के पास। जरा स्क्रीन पर ले आइए सिद्धार्थ जी को। सिद्धार्थ जी, कैसे देखा जाए प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन तो हमारे संविधान का, ये हमारा संवैधानिक हक है, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन को भी अगर ये कहा जाए कि राहुल गांधी अब देश के लिए खतरनाक हो गए हैं और उनके घर में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में ये काम किया गया और देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, तो इसको क्या माना जाए, कैसे देखा जाए? कुछ भी बोल दोगे ये सुना ये और हम सुन लें, ऐसा है, या कुछ तो लॉजिकली बात हो? यहाँ क्या दिखाई देता है? जी देखिए, सीधी सीधी बात है कि इन्होंने ट्रेड डील नहीं किया है ट्रंप के साथ, ट्रंप का डंप अपने ऊपर लिया है। अमेरिका से सस्ता खाना आएगा तो 15% कृषि अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अमेरिका से महंगा तेल आएगा तो 30% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन खर्च बढ़ेगा, उत्पादन क्षेत्र ध्वस्त हो जाएगा। भारतीय जीडीपी का 10% अगर अमेरिका से भेजने वाले लोग अमेरिकी हिंदुस्तानी नागरिक हैं, उनकी वीसा पर अमेरिका रोक लगाएगा, उनको बेड़ियों में भेजेगा, तो 50% सर्विस इकोनॉमी नस्तनाबूद हो जाएगी। तो ऐसे में किसान हो या जमींदार हो, उद्योगपति हो या श्रमिक हो, शिक्षित हो या युवा हो, नाराज होगा, और नाराज होगा तो सड़कों पर आएगा। नाराज कोई व्यक्ति नाराज होता है तो क्या करता है? प्रदर्शन करता है, अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो अपनी अभिव्यक्ति करना कहीं पर भी गलत नहीं है, और कोई भी कहीं पर भी अभिव्यक्ति कर सकता है। और ये चीज एआई समिट में ये अभिव्यक्ति इसीलिए हो रही है क्योंकि एआई समिट के असफल आयोजन के लिए तो पूरी भाजपा की पूरी दुनिया में बद पिट रही है। एसोसिएटेड प्रेस उठा के देख लीजिए, बीबीसी उठा के देख लीजिए, तो इतना सारा, इतना मतलब गलगोटिया आया था कर्म करने के लिए, कांड करके इनका चला गया, आया था खुद का कर्म करने के लिए, कांड कर दिया बीजेपी का। तो इतनी भद्द पिट चुकी थी कि इसमें इतनी भद्द, पूरी दुनिया जिस चीज को बोल रही है उसको 4 लोग अगर आके बोल रहे हैं तो खास बात क्या है? पूरी दुनिया ही तो इस चीज का मजाक उड़ा रही थी। एआई समिट का मजाक कहां पर नहीं उड़ाया? दुनिया के किस अखबार ने एआई समिट का मजाक नहीं उड़ाया? और वो मजाक उड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि प्रक्रिया जाने बगैर सीधे पदार्थ का अगर सेवन करने जाएंगे तो गाय के दूध, घी, दही, मक्खन, इसके साथ साथ गोबर भी खाने की गलती हो जाएगी। भाजपा ने वही किया, पदार्थ को, मतलब एआई इनको लगा कोई बहुत बड़ी चीज है, उसके पीछे की प्रक्रिया समझे नहीं, और प्रक्रिया समझे बगैर पदार्थ को दिखाने के लिए चले गए। तो इनको दूध, दही, मक्खन तो हाथ में आया नहीं, गोबर हाथ में आ गया, गोबर की स्थिति इनकी आ गई है।
मेरे ख्याल से हमको ये समझना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ आपने कार्यक्रम रखा है और एआई के ऊपर रखा है, एआई को भी एक सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि ये जो प्रदर्शन भी हो रहा है ये भी एआई समिट में ही हो रहा है, और इसीलिए ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ये समय भी सही है, क्योंकि ये एआई समिट के पीछे राजनीति इतनी ज्यादा हो गई है कि थोड़ा बहुत इसका जो मूल चीज है, ये एआई समिट का मतलब क्या है, यही कहीं डीबी लाइव के दर्शकों के ध्यान से हट नहीं जाए। एआई इतना चल गया है कि प्रधान जी की माने तो हमारे बच्चे पैदा होते हैं आई बोलने लगते हैं, तो लोगों को लगता है कहीं एआई का मतलब बच्चों का खेल है। हमारे व्हाट्सएप पर, चैट जीपीटी पर, गूगल में, सब जगह एआई रहता है, वो देख के हमको लगता है कि एआई तो हमारी जेब में है। एआई असल में क्या है ये जानना है तो मेरे ख्याल से आप यूट्यूब पर दर्शक चले जाएं और गॉडफादर ऑफ एआई नाम का एक व्यक्ति है, उनका यूट्यूब सर्च करें, रोज वो यूट्यूब पर आ जाते हैं। वो एक प्रोफेसर जेफरी हिंटन है, जिनको एआई के आविष्कार के लिए पिछले साल नोबेल पुरस्कार मिला था। वो खुद कह रहे हैं कि एआई क्या करेगा ये खुद उनकी कल्पना से बाहर है। एआई का मतलब वो कह रहे हैं कि एक शेर का छोटा सा बच्चा है, देखने में बड़ा मासूम है, प्यारा है, बिल्ली के बच्चे जैसा खेलने वाला है, पर 3 साल के बाद तो वो आदमखोर बन जाएगा, उसको संभालना तो आपको असंभव हो जाएगा। इसी को सारे एआई के टॉप लोग सिंगुलैरिटी नाम दे रहे हैं। सिंगुलैरिटी मतलब समुद्र किनारे खड़ा होने पर दूर क्षितिज के आगे जैसे हमें कुछ नहीं दिखता है, वैसे ही सिंगुलैरिटी के बाद मानव भविष्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और इलॉन मस्क की माने तो सिंगुलैरिटी 2026 में इसी साल आ जाएगी। चैट जीपीटी के सैम ऑल्टमैन की माने तो परसों उन्होंने दिल्ली में बोला कि 2030 के दशक में सिंगुलैरिटी आ जाएगी। इसी सब के चलते सैम ऑल्टमैन यहां तक कह रहे हैं, और कई एआई के बड़े दिग्गज, उन लोगों का मानना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है एआई ब्रह्मांड की प्रकृति में जो विकास एवोल्यूशन का एक नॉन बायोलॉजिकल चरण आ गया है, उनका यह मानना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंसानी विकास से आगे निकल के या उससे अलग होके एक नई नस्ल ही एआई पैदा नहीं हो जाए, वो एक अलग ही विकास का क्या कहते हैं ब्रांच ऑफ न कर जाए। मगर इसमें समस्या यह हो गई कि ऐसी अमानवीय चीज के बारे में बोलते समय हमारे प्रधान जी ने उसको मानव नाम का शॉर्टकट दे दिया। वो पूरा का पूरा है अमानवीय चीज, उसको आपने शॉर्टकट दे दिया मानव जैसा। ये ऐसा ही है कि मैं कहूं कि माउंट एवरेस्ट को भूख लग जाए तो खाना कैसे खिलाया जाए। अरे साहब, पहाड़ वस्तु है, उसे भूख नहीं लगती, उसके लिए 56 भोज की चर्चा आप काय के लिए कर रहे हैं। तो एआई समिट में एक बार भी भारत के प्रधान जी ने सिंगुलैरिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मगर चैट जीपीटी के मालिक सैम ऑल्टमैन ने कई बार किया। इसीलिए प्रधान जी ने जब जबरदस्ती हाथ पकड़ के उठाया तो मुंह बनाने लगा कि कहां आके फंस गए यार। वो जो मुंह बना रहा था हाथ पकड़ने पर, वो इसीलिए बना रहा था कि वो आया है कुछ और बात करने के लिए, आप उसका हाथ पकड़ के उसको मानव मानव बोल रहे हैं। यहाँ पर तो अमानवीय बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से एआई और मनुष्य में मूल रूप से फर्क यह है कि हम मनुष्य चीजों को समझ तो जाते हैं पर हम याद नहीं रख पाते। बचपन में पहाड़ा हमने भी पढ़ा था, लेकिन आज अगर 17 का पहाड़ा पूछिए ना तो बीच में थोड़ा अटक जाते हैं, याद नहीं रहता। लेकिन एआई किसी भी चीज को एक बार देख लेता है तो खुद भी हमेशा के लिए याद रखता है और दूसरों को भी तुरंत समझा देता है। एआई समिट में सारे बुद्धिमान मानव इस युग में थे कि सारी मनुष्यता पर खतरे वाले आदमखोर बनने वाले उस एआई शेर के लिए पिंजरा कैसे बनाए। हमारे महामानव प्रधान को लोगों को सुझा रहे थे कि उस आदमखोर शेर को शाकाहारी कैसे बनाए। कौन उनको समझाए कि शेर शाकाहारी नहीं होता। दुर्गा जैसी देवी का वाहन शेर भी महिषासुर के भैंसे को हर साल नवरात्रों में खा जाता है। बाकी जो रही कई कसर थी, जैसा मैंने कहा, गलगोटियों ने भाजपा की इज्जत का गला तो घोंट ही दिया था एआई समिट में, इसीलिए इस तरह का प्रदर्शन होना स्वाभाविक था। विराट कोहली अगर अपने आप को दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बोले और 0 पर आउट हो जाएगा तो पूरा स्टेडियम हूटिंग करेगा ही करेगा। यहाँ पर तो एक बार नहीं, ये 2 बार आउट हो गए। पहले एप्स्टीन फाइल पर 0 पर आउट हो गए बिना बोले हुए, ट्रेड डील पर दूसरी बार आउट हो गए, मतलब एक इनिंग्स के बदले दोनों इनिंग्स में 0 पर पहली बॉल पर आउट हो गए। तो सारा स्टेडियम हूटिंग करेगा। विराट कोहली का अपने टीम में स्थान पर भी प्रश्न लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पूरा स्टेडियम भले हूटिंग करे, लेकिन विराट कोहली अगर जा रहा है और उसके जगह पर शुभमन गिल आ रहा है तो शुभमन गिल को हूटिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि फिर चर्चा हूटिंग की होने लगेगी, विराट कोहली की 0 की चर्चा कम होगी। तो यहाँ तक बात है, तो ये तो स्वाभाविक है। जिस तरीके से इन्होंने अव्यवस्था की थी, जिस तरीके से अव्यवस्था एआई समिट में की, जिस तरह के हास्यास्पद चीजें इन्होंने हाथ उठाने के नाटक वगैरह किए, उसमें तो ये होना स्वाभाविक था। पूरी दुनिया में इनकी थू-थू हो रही है। जितना भी था वो तो पहले ही दिन गलगोटियों ने पूरा का पूरा गुड़ गोबर पहले ही दिन कर दिया था। उनको किस कर्म के लिए बुलाया था पता नहीं, लेकिन भाजपा का तो कांड उन्होंने बढ़िया से कर दिया। जी जी।
हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। जरा जल्दी से, लेकिन अमलेंदु जी पहले आपके पास आता हूं, फिर सुनील जी आपके पास आ रहा हूं। अमलेंदु जी, इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी प्रतिक्रिया। और यहाँ देखिए 2-3 मामले, अगर यूथ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता गए भी विरोध प्रदर्शन के लिए तो एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर रहे हैं। एआई में जो वहाँ जो समिट में जो गड़बड़ घोटाला है उसका यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बात करने के लिए गए थे। तो ज़रा आपसे समझूं कि इसमें कहाँ खामी दिखाई देती है जो आज चारों तरफ राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश, एक नफरत के अंबार को लाके रख दिया गया है। यहाँ से बिल्कुल गोले बरस रहे हैं, इस ढंग से बताने की कोशिश हो रही है भाजपा की तरफ से। और राहुल गांधी सबसे ज़्यादा नफरत करने योग्य इंसान हैं, अब ये साबित करने की कोशिश हो रही है। राजीव जी, इसमें ये जो साबित करने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा नफरत करने योग्य इंसान हैं, तो ये कल जो आरोप था कांग्रेस का, खासतौर से पवन खेड़ा का, कि गोट से तैयार किया जा रहा है राहुल गांधी के लिए, उस पर मोहर लगाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि हाँ, राहुल गांधी के लिए हम गोट से तैयार कर रहे हैं। भाई, अगर यूथ कांग्रेस ने कोई प्रदर्शन किया तो उसमें राहुल गांधी का क्या योगदान है? अगर राहुल गांधी का यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में कोई योगदान है तो कल जो राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहा था, तो उसके लिए फिर नरेंद्र मोदी का योगदान है। क्योंकि भाई, नेता प्रतिपक्ष और नेता पक्ष जो है उसी से बात होगी ना फिर लोकसभा के अंदर जो है। अगर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार और यूथ कांग्रेस के लोगों ने कपड़े उतार करके प्रदर्शन किया, उसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी को धमकी देने के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। और मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन सीधे सीधे कह नहीं पा रहे हैं। अब चाहे वो शाजिया इल्मी कह रही हो राजीव जी, चाहे वो संबित पात्रा कह रहे हो, सब ये बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र जो है वो पीएमओ में बनता है या प्रधानमंत्री के निवास पर बनता है, ये कहना चाहते हैं। बस वो नाम बदल देते हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र जो है वो राहुल गांधी के निवास पर बनता है, इतना कह देते हैं बस पलट के। लेकिन वो उनका मकसद जो होता है वो यही कहना होता है कि राहुल गांधी के खिलाफ सारे षड्यंत्र जो है वो नरेंद्र मोदी के घर पर बैठकर बनते हैं। ये शायद उनका सबका कहना रहता होगा। लेकिन राजीव जी, ठीक है कि सबके अपने अपने विरोध के तरीके होते हैं। कपड़े उतार के प्रदर्शन करना भी एक विरोध का तरीका हो, जैसा आपने भी कहा। भाई, अमेरिका में ही ट्रंप के खिलाफ होते हैं प्रदर्शन, ईरान में प्रदर्शन हुए, कहाँ प्रदर्शन नहीं होते हैं? फ्रांस में प्रदर्शन होते हैं, सब जगह प्रदर्शन होते हैं। और राजीव जी, ये तो एआई समिट हो रही है, G20 का सम्मेलन हो रहा था, वहां प्रदर्शन हो रहे थे अमेरिका के खिलाफ, जब G20 का सम्मेलन हो रहा था। तो सब जगह प्रदर्शन होते हैं। और अगर सरकार हमारी कंप्रोमाइज्ड है, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है, राहुल गांधी का आरोप है, तो प्रदर्शन क्यों नहीं होंगे? भाई, अगर कंप्रोमाइज अमेरिका के सामने है तो सारी दुनिया को क्यों नहीं बताया जाएगा कि हमारा प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है? एपस्टीन फाइल्स में अगर प्रधानमंत्री का नाम है या हमारे किसी मंत्री का नाम है, तो क्या वो सिर्फ भारत के लोग देख रहे हैं? उसे भी तो सारी दुनिया देख रही है। तो जब एपस्टीन फाइल्स में जिसके नाम है उसको सारी दुनिया देख रही है, तो उस प्रदर्शन को सारी दुनिया क्यों नहीं देखे? सारी दुनिया में ये बात क्यों जाए कि एपस्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री का नाम आने या भारत के किसी मंत्री का नाम आने के बावजूद भारत में खामोशी है? ये संदेश क्यों जाए पूरी दुनिया में? ये बताने के लिए कि हम मुर्दा लोकतंत्र हैं, इसलिए कि हम जिंदा लोकतंत्र हैं। और अगर हमारे किसी भी नेता का उसमें नाम आया है, हमारा कोई भी नेता अगर हमारे देश के संसाधनों के साथ, हमारे देश की संप्रभुता के साथ कोई समझौता कर रहा है, तो उसके खिलाफ इस देश के अंदर प्रतिरोध की आवाजें जिंदा हैं, ये बताने के लिए प्रदर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये उसलिए प्रदर्शन किया गया। अब राजीव जी, जो लोग प्रदर्शन करते हैं वो तो जानते हैं। अब ये बेचारे प्रदर्शन तो जानते नहीं है। ये तो संघ की शाखा वाले लोग हैं, लाठी भांजना जानते हैं, तो लाठी अपनी भांजते रहते हैं। कभी हवा में लाठियां भांजते हैं और कभी जमीन पर लाठियां भांजते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा तगड़ा लाठी लेके आया था तो भाग भी खड़े होते हैं। तो ये प्रदर्शन तो जानते नहीं राजीव जी, ना ही इनको कोई इनके संस्कार है लोकतांत्रिक तरीके से। भाई, इनको तो दुश्मनी ही लोकतंत्र से है। ये तो संविधान भी जो बदलना चाहते हैं तो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो इनकी तो दुश्मनी ही जब लोकतंत्र से, तो ये बेचारे क्या समझेंगे कि लोकतंत्र में प्रदर्शन का क्या महत्व होता है? तो ये राजीव जी, ये बेचारे, देखिए कहावत है ना कि ईसा मसीह ने कहा कि ये बेचारे नहीं जानते, ये इनका दोष नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये बेचारे नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं राजीव जी, इनको माफ कर देना चाहिए।
क्योंकि इन्हें ना लोकतंत्र की समझ है, ना इन्हें संविधान की समझ है, ना इन्हें प्रदर्शनों की समझ है, ना इन्हें राजनीति की समझ है। ये कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, तो ये कंप्रोमाइज तरीके से ही बातें रख रहे हैं राजीव जी सर। अब इतने ज्यादा कंप्रोमाइज्ड है कि ये कंप्रोमाइज व्यक्ति को बचाने के लिए जाने कहाँ से आरोप लेकर सब लगाने चले आते हैं। बहरहाल ये उनका मसला है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से अब देश भर के अंदर प्रतिरोध बढ़ रहा है प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर, और राजीव जी जो रेयर अर्थ का मामला है, देखिए जिस समय 370 हटाई गई थी, आपको याद होगा कि उस समय भी मैंने कहा था कि ये 370 जो है इसके हटाने के पीछे मतलब असली मकसद यही है कि अब कश्मीर के सारे संसाधन जो हैं वो बेचे जाने हैं पश्चिमी देशों को और अमेरिका को। और राजीव जी अब वो चीजें धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं। 370 हटाने का असली मकसद जो है वो यही है कि वहां छुपा हुआ जो हमारा रेयर अर्थ का खजाना है, जो हमारा वहां लिथियम है, जो वहां यूरेनियम है, उस सब पर अमेरिका की निगाह है और इसको बेचा जाएगा। कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री जो है, पता नहीं कब से कंप्रोमाइज है राजीव जी, समझ में नहीं आता है, और उसको मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है राष्ट्रवाद का। तो ये चीजें अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं, आप क्या कहेंगे इस पे? सुनील जी, मामला क्या बहुत आगे बढ़ चुका है? अभी इससे थोड़ी देर पहले राहुल गांधी के घर के बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं का प्रदर्शन चल रहा था और घेराव करने पहुंचे थे राहुल गांधी को यहाँ। इसमें कौन सी राजनीति चल रही है और इससे किसको फ़ायदा, किसको नफ़ा, किसको नुकसान सियासी तौर पर? धन्यवाद राजीव जी। आखिर भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी क्या प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? वो तो पप्पू हैं, उनका कोई असर नहीं है, उनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, वो देश हित के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो उनको ये कहती रही है, वो तो ये कहती रही है कि वो विपक्ष के नेता ही बनने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महोदय तो उनको संसद से बाहर करने का एक प्रस्ताव भी लेके चले आए हैं। फिर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है आपको? क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति इतना ही संदर्भहीन है, अगर उसकी राजनीतिक अहमियत बिल्कुल नहीं है, अगर वह किसी भी रूप में आपके लिए कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है, तो आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों उसको आप महत्व दे रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने वक्तव्यों से ही एक तरह का विरोधाभास है उसके आचरण में। वास्तविकता यही है कि राहुल गांधी ने जो एक राजनीतिक माहौल पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए बनाई, वो एक बड़ी चुनौती बन गई है। या AI समिट जैसे जो इवेंट कार्यक्रम है, उससे काम नहीं चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो राहुल गांधी के आरोप हैं, उसका असर का यह परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी के यहाँ प्रदर्शन करने चले गए। क्यों प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्या है? सवाल है कि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो विपक्ष के नेता के यहाँ प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? विपक्ष के लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं। आप तो सरकार में हैं। अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं राहुल गांधी जो विधि सम्मत नहीं है, जो कानून सम्मत नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, सरकार कार्रवाई करे। प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या होता है कि आप तंत्र का ध्यान उस घटनाक्रम के प्रति और उस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, जो जिम्मेदारी विपक्ष की है, क्योंकि उसके पास कार्रवाई करने का कोई तंत्र होता नहीं। लेकिन केवल ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ आप कोई कार्रवाई कर नहीं सकते। एक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके घर पर जाकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। राहुल गांधी ने जो एक चुनौती खड़ी की है सरकार के सामने, इसका प्रतिकार केवल सरकार उन आरोपों का जवाब देके कर सकती है। राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए कि थल सेना अध्यक्ष ने चीनी आक्रमण के समय सरकार से एक स्पष्ट निर्देश मांगा और सरकार 2 घंटे तक चुप रही और उसके बाद भी पूरी जिम्मेदारी थल सेना अध्यक्ष पर छोड़ दी जी। और आप उसको इस तकनीक में उलझाए हुए हैं कि किताब प्रकाशित हुई है या नहीं प्रकाशित हुई है, किताब वितरण में है या नहीं है। इस बिना पर तो आप उस मुद्दे को नहीं टाल सकते। सवाल इस बात का है कि किताब लिखी गई कि नहीं लिखी गई, और लिखी गई किताब में थल सेना अध्यक्ष ने यह बात कही कि नहीं कही, क्या छपी हुई किताब सरकार को दी गई कि नहीं दी गई। प्रश्न इस बात का है, जो बात लिखी गई है वह महत्वपूर्ण है, वह आप उसको तकनीक के मत उलझाइए, इस बिना पर वह बात खारिज नहीं हो जाएगी।
और इस बिना पर सरकार खारिज करने की कोशिश कर रही है, जो संभव नहीं है। अभी तक जो राहुल गांधी के आरोप हैं, उन आरोपों से सरकार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। एआई समिट को लेकर के एक इवेंट मैनेजमेंट की कोशिश की गई, वो पूरी तरह से इनके खिलाफ चला गया। पहली चीज ये है कि अगर आप कोई अंतर्राष्ट्रीय समिट कर रहे हैं तो उस समिट से होने वाले जो फायदे हैं उसको ग्रहण करने का आपने कोई आधारभूत संरचना तैयार की हो। आप उसके लिए तैयार हो कि इस समिट के माध्यम से हम निवेश करेंगे, हम तकनीक का समझौता करेंगे, हम तकनीक आमंत्रित करेंगे, इस क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी कंपनियों को आमंत्रित करेंगे, उनसे कहेंगे कि हमारे यहाँ विकास कीजिए। क्या इसकी तैयारी की गई? इस देश में पिछले पेरिस सम्मेलन के बाद या पहले ब्रिटेन सम्मेलन के बाद एआई को लेकर के सरकार ने कोई ऐसी तैयारी की जिससे लगे कि आप एआई के फील्ड में व्यापक रूप से काम करना चाहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि डेटा के मामले में हम दुनिया में सर्वोपरि हैं। एआई के लिए डेटा एक सबसे बड़ा प्रमुख तत्व है। क्या किया आपने? कौन सी आपने तैयारी की? और अगर आप बिना तैयारी के आप इस तरह का आयोजन करते हैं तो उसका लाभ तो आपको मिलने से रहा। और यह इस बात से प्रभावित होता है कि आपने गुलगुटिया जो विश्वविद्यालय है इसको आपने बहुत प्रचार दिया। प्रधानमंत्री जी उनके जो सीईओ हैं उनको सम्मानित कर चुके हैं, तरह तरह की उपाधियां उनको दे चुके हैं। उसको आपने अपना चेहरा बनाया, मास्ट हेड बना दिया। और वो क्या साबित हुआ? ये सबसे बड़ा तैयारियों की कमी का अभाव दिखाई पड़ता है। आपने जब तैयारी की, जिस आयोजन में लोग आए उनको तमाम तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले लोग सार्वजनिक मंचों पर, सामाजिक मीडिया में लगातार इसकी आलोचना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लगातार व्यवस्था को लेकर के आलोचना कर रही हैं। सवाल इस बात का है कि क्या जिस आयोजन में 110 देशों के प्रतिनिधि भाग लेने के लिए आ रहे हों, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष या वरिष्ठतम जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हों, आप इस तरह का कैजुअल अप्रोच ले सकते हैं कि कोई कुछ भी कह दे, एक खरीदे हुए तकनीक को अपना अन्वेषण बता दे और उसको अपना उत्पाद बता दे, उसको क्रॉस चेक किए बगैर आप उसको शामिल कर लेंगे? यह भी बताता है कि आप कितने गंभीर हैं। इसका क्या जवाब देंगे आप? विपक्ष, राहुल गांधी आरोप लगाते जा रहे हैं लगातार कि जो समझौता हो रहा है चीन अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर के, वो देश हित में नहीं है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आपने देश को बेच दिया। राहुल गांधी सीधे सीधे 5 सवाल पूछ रहे हैं, उन 5 सवालों में से कई सवाल का जवाब नहीं देते। आप आरोप लगाते हैं कि वो देश को गुमराह कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो ट्रेड डील से संबंधित जो लोगों के आशंकाएं हैं उसको सामने लाता है, उसकी जो राजनीतिक जिम्मेदारी है, उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है विपक्ष के नेता के रूप में, तो आप उसकी बात का जवाब नहीं देंगे। कैसे बच सकते हैं आप? सवालों का जवाब न दे करके सवालों से को दरकिनार कर देना, ये तो उसका कोई समाधान नहीं है। उसके जवाबदेही तो आपके ऊपर बनती है। विपक्ष के जितने भी आरोप हैं उनमें से आप उन आरोपों पे चुप्पी साध करके उसके असर को कम नहीं कर सकते। अगर एप्स्टीन फाइल्स में आरोप लगा रही है कांग्रेस कि केंद्रीय मंत्री का नाम है, हरदीप पुरी साहब जो बयान कर रहे हैं वो भी गलत है, ये इतनी बार नहीं इतनी बार उनकी मुलाकात है, ये अभिलेख उनके सामने है और आप चुप्पी साध लेंगे, ये तो संभव नहीं है। और विवादास्पद व्यक्तियों से मिलने के राजनीतिक नुकसान का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को खूब है कि जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी स्वयं विवादास्पद मानती है उन लोगों से मिलने जुलने का आरोप वो कांग्रेस पे लगाती रही है। क्यों लगाती है? अगर विवादास्पद लोगों से मिलने का कोई राजनीतिक नुकसान नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसे आरोप लगाती है कांग्रेस के खिलाफ? उसके पीछे तो कारण है। तो अगर कांग्रेस घेरे हुए है हरदीप पुरी साहब को, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर कांग्रेस कर रही है कि हरदीप पुरी को इस्तीफा देना चाहिए, उनसे तत्काल इस्तीफा लिया जाए, आप इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, उसके कारण बताइए। और नहीं बताते आप, तो इन प्रदर्शनों से कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शनों से इन आरोपों के जो राजनीतिक नुकसान है इसको आप टाल नहीं सकते। ये बड़ा विषय है। बिल्कुल। स्थिति केवल है कि एक और एक मात्र रास्ता बीजेपी के पास या बीजेपी नेतृत्व के पास यह है कि विपक्ष के नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब दें। उन सवालों को
किनारे कर देना, उस पर मौन साध लेना, वो सवाल विमर्श से खत्म हो जाएंगे। आप केवल मुंह चुराने की कोशिश कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। बिल्कुल, आपको आना पड़ेगा। आप अपने इन कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करके आप इसको टाल नहीं सकते। जी जी जी, बिल्कुल। अब समय कम है, थोड़ा 2-2 मिनट आप लोगों के से रिक्वेस्ट करूंगा, 2-2 मिनट में अपनी बात रखिए। और प्रेम कुमार जी, ज़रा समझूं आपसे कि क्या इसके सियासी मायने में कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई है, अगर सियासी मायने के हिसाब से? क्योंकि यही कहा जा रहा है कांग्रेस का बूमरैंग, कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या लगता है आपको? इस देश की सियासत एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की है, तो उसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एक सुर में बोले, जैसे एनडीए में बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। ये नहीं होता है, इसलिए इस मुद्दे पर नहीं, तमाम मुद्दों पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पिछड़ गई। लेकिन ये आसान भी नहीं है कि पूरा अपोजिशन एकजुट होकर के बोले, तमाम तरह की परिस्थितियां रहती हैं। इस बार जो हमें बात देखने को मिल रही है, मैंने आदित्य ठाकरे को भी सुना, हालांकि उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल जगह काम को प्रोफेशनल ही रहने देना चाहिए, लेकिन साथ में यह भी कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी तो विरोध प्रदर्शन हुए थे। अपना समय तो देश विरोध नहीं नजर आता है, और दूसरा कोई करे तो गलत आता है, यानी वो भी एक तरीके से साथ में खड़े दिखते हैं। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी का रिएक्शन भी है, वो भी सरकार के खिलाफ है। लेकिन फिर भी हम एक चीज जो देख रहे हैं, जो नई बात है, वो ये है कि इस बार कांग्रेस के तमाम नेता खुल करके इस विषय पर बहुत त्वरित तरीके से अपनी ओपिनियन लेकर के सामने आए हैं। हर प्रदेश से रिएक्शंस हम देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे बीजेपी के तमाम नेता हर मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ बोलने को उतर जाते हैं, इस बार पूरी पार्टी उन पर आक्रमण करने तो नहीं उतरी, लेकिन अपना बचाव करने जरूर उतर गई। तो इस हिसाब से चूंकि सत्ताधारी दल ऐसे भी मजबूत होती है, चूंकि उसके पास ज्यादा सांसद, ज्यादा स्टेट्स, डबल इंजन की सरकारें, इसके अलावा मीडिया का प्लस पॉइंट, ये सारी चीजें होती है, तो दिखता है या उनकी बात ज्यादा फैलती है। तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जैसे हम जैसे विश्लेषक भी कई बार होता है कि मान लीजिए ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन उस ऐसे और वैसे के चक्कर में एक तरह से उदाहरण ये समझ लीजिए कि मान लीजिए सड़क पर कोई व्यक्ति कोई छोटी सी गलती कर देता है और उसको कोई बलवान पुरुष व्यक्ति जो है उस पर जबरदस्त टॉर्चरिंग करता है, और हम बोलते रहे कि बच्चे की गलती है और उसको हम पूरी जाति करने दें, तो ये जो दादागिरी होने दी जाती है, ये भी देखने को मिलता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने प्रदर्शन करके कोई गलती की है, मैंने बस एक उदाहरण दिया कि जो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। अभी राहुल गांधी के घर के बाहर जिस तरीके से आक्रामक प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके एक तरह से जूता चप्पल सब चला करके दिखाया बताया जा रहा है, कोई रोकने वाला है क्या? क्या नरेंद्र मोदी के पुतले जलाने के लिए इसी तरह से लोग निकलते हैं तो पुलिस चुपचाप रहती है? पुलिस उन पर जुल्म करती है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं, बहुत इज्जत के साथ करने दिया जा रहा है। ये जो सहूलियत है सत्ताधारी दल के पास में, ये सहूलियत नहीं है। तो संघर्ष कड़ा है और संघर्ष बड़ा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया आमतौर पर अब तक जो रही है या पूरे ओपोजिशन की, वो इस मुद्दे पर बहुत प्रभावशाली है, तर्कपूर्ण तरीके से है। मैं लगातार सबको सुन रहा हूं, सब तर्क के साथ हैं और उनको उलट करके जवाब दे रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये बात अपनी बात को अगर स्थापित कर लेंगे तो बीजेपी का नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा। जी, बीजेपी का नैरेटिव क्या यहाँ ध्वस्त हो रहा है या कांग्रेस का नैरेटिव जो है वो ध्वस्त हो रहा है? प्रशांत जी, देखिए, जैसे कोई एक मशीन लेते हैं राजीव जी, कोई मोबाइल फोन लेते हैं, कोई मशीन लेते हैं, तो उसके साथ उसका एक रख रखाव उसका कैसे किया जाए, उसका एक साथ में बुकलेट मिलती है। लोकतंत्र का जो रख रखाव है
संवैधानिक लोकतंत्र का जो रखरखाव है उसमें विरोध प्रदर्शन उसका एक अभिन्न हिस्सा है। ये तो होगा ही। ये महंगा आइटम है जो आप ले आए हैं और बड़े संघर्षों के बाद लेकर आए हैं, बड़ी कुर्बानियों के बाद लेकर आए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नॉर्थ कोरिया में प्रदर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ये महंगा आइटम अफोर्ड नहीं कर सकता। लोकतंत्र की जो ताकत है, सबसे अहिंसा और लोकतंत्र, इसकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? इसकी सबसे बड़ी जरूरत है कि एक ऑडियंस होना चाहिए जी। आपकी बात एम्पलीफाई होनी चाहिए, तब तो लोग जो है एक राय में आपके साथ आएंगे। तो इसमें कौन सी बुराई हो गई? ये तो जरूरी है, लोकतंत्र के लिए तो आवश्यक चीज है। ये तो उसका रखरखाव है। इसके बगैर तो लोकतंत्र की जो गारंटी पीरियड है वो माना नहीं जाएगा। ये तो हमने 1950 में तय किया था ना कि ये ऐसा ही लोकतंत्र हमको चाहिए। पाकिस्तान ने नहीं तय किया था, तमाम देशों ने नहीं तय किया था। तो उनकी स्थितियां आप देख लीजिए। दूसरे के जो ज्यादा बड़े सवाल है, 1 मिनट का समय और लूंगा राजीव जी। तो ज्यादा बड़ा सवाल है एप्स्टीन की फाइल का। बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़े बड़े इस्तीफे हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। इंग्लैंड के राज परिवार का व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, कहीं कोई पूर्व प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो रहा है, कोई गिरफ्तार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। हमारे देश में क्या हो रहा है? कोई जवाबदेही है? अभी भी बार बातें आ रही हैं कि जी अभी कितनी 2 मिलियन फाइल अभी और आनी बाकी है। तो क्या जब सब पूरा आ जाएगा उसका इंतजार कर रहे हैं हम कि आगे इसके भी ज्यादा कोई विस्फोटक चीजें आएंगी? एक व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया ने मान लिया कि वो पीडोफिल था, वो बच्चों के साथ यौन अपराधी था बच्चों का, और वो व्यक्ति के साथ जिसका भी संपर्क है वो लोग नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं। इसी एआई समिट में हमने देख लिया कि वो नहीं गए, क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, उनको हटना पड़ा वहां से। वो इसीलिए आए थे भारत, तो हटना पड़ गया। तो हरदीप पुरी क्यों जमे रहेंगे? सवाल इस बात का है कि हरदीप पुरी फिर क्यों जमे रहेंगे? ये कौन सी नैतिकता का तकाजा है जी? ये कौन सी नैतिकता का तकाजा है कि आप अमेरिका के साथ कोई डील कर लेंगे और देश को विश्वास में ले लेंगे, संसद को विश्वास में ले लेंगे? संसद चल रही है। तो तमाम सारी जो बातें हैं वो बहुत गंभीर हैं। ये प्रदर्शन तो होंगे, तो नॉर्थ कोरिया नहीं है, होंगे। आदत डालनी चाहिए जिनको, अगर लोकतंत्र की आदत नहीं है उनको आदत डाल लेनी चाहिए। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, हाँ, प्रेम कुमार जी कुछ जोड़ना जी। प्रेम कुमार जी की आवाज बढ़ाइए, अनम्यूट कीजिए। प्रेम कुमार जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी, मैं बस इतना चाहता हूं कि सुनील शुक्ला जी के पास आए तो बीजेपी के लोग जो राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, वो ये कहते हुए प्रदर्शन कर रहे थे नारे लगा करके कि राहुल गांधी भारत छोड़ो। समझिए क्या खतरनाक स्थिति है। तो इस पर भी एक प्रतिक्रिया आनी चाहिए। मेरा समय बीत चुका है, तो शुक्ला जी से ही सवाल कर लिया। जी 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 जी, सही है जी। सुनील शुक्ला जी, ये प्रेम जी बहुत स्वाभाविक सी बात है। इनके सामने राहुल गांधी को फेस करने की ताकत नहीं रह गई, और राहुल गांधी ने एक राजनीतिक विमर्श तैयार किया है। इनके राष्ट्रवाद को खारिज करा दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा का इनका जो नैरेटिव था उसको कमजोर कर दिया, नैतिकता का जो सवाल था उस पर सवाल खड़े कर दिए, भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नेंस करने की जो बात थी उसके ऊपर सवाल पैदा कर दिए, जो राजनीतिक सुचिता का सवाल था उस पर सवाल पैदा कर दिए, और केवल भाषण और आरोपों से नहीं, तथ्यात्मक तरीके से। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन जितने भी आपके नैरेटिव्स हैं उनमें लोगों के मन में संदेह पैदा कर दे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप कहेंगे भारत छोड़ो।
भारत, और अगर आप भारत छोड़ो का नारा दे रहे हैं तो क्या आपके साथ लोग खड़े हैं क्या? आप तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोगों को आपने भेज दिया, शासन आपका है, आपने करा लिया इसको। लेकिन लोगों के मन में, और आप यह कराने की मजबूरी आपकी क्या है कि लोग कहने लगे हैं कि आप सत्ता छोड़ो, लोग कहने लगे हैं कि आपका जो गवर्नेंस है उस पर कई तरह के सवाल है। अगर आपके खिलाफ लोगों की आवाज आने लगी तो कौन सा कारण है? अगर इस सरकार के प्रति एक बड़ी चुनौती नहीं, राजनीतिक चुनौती सामने नहीं आई तो लोकसभा से प्रधानमंत्री जी और इस सरकार के वरिष्ठ मंत्री क्यों नहीं लोगों का सामना कर रहे हैं? इतिहास आपने बना दिया, लोग याद किया जाएगा कि ये पहली सरकार है और ये एक ऐसा जिसमें प्रधानमंत्री के लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर जवाब के बगैर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। क्यों ये स्थिति क्यों बनी? क्यों नहीं आपने लोगों के सवालों का जवाब दिया? तो राहुल गांधी ने कोई असंवैधानिक तरीका नहीं अपनाया। सार्वजनिक मंचों पर, संसद के पटल पर, संसद के भीतर, संसद के बाहर केवल अपनी बातें कही और ये कहा कि ये मेरे पास तथ्य है। तो एक जिस राहुल गांधी को आप स्वीकार करने का आप लगातार कहते रहे, हालांकि वास्तविकता यह थी कि राहुल गांधी एकमात्र नेता इस देश में है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए देश के किसी भी कोने में एक समस्या है, एक राजनीतिक चुनौती है जी। और इसका एहसास भारतीय जनता पार्टी करती रही। आखिर किसी भी नेता को भारतीय जनता पार्टी पप्पू बनाने में क्यों आमादा थी? आप राजनीतिक रूप से उसका मुकाबला करते, उसको विश्वसनीय बनाने के लिए क्यों आपने इतने प्रयास किए? आप जवाहरलाल नेहरू को खारिज करने में क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि आपका मूल्यांकन इनके आधार पर किया जा रहा है। तीन लगातार बार प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू के, जिन्हें जो इस देश को दिया, उससे देखा जाता है कि आपने इस अपने एक दशक पुरानी सरकार में आपने क्या किया, कहां ले गए आप देश को? उस जो मापदंड बने हुए हैं उसमें आप कहीं ठहरते नहीं। राहुल गांधी जी जिस राजनीतिक सूचना, आप कल्पना कीजिए कि अगर एप्स्टीन फाइल्स में किसी भी तरह से कांग्रेस के किसी नेता का नाम आ जाता, राहुल गांधी खासतौर से या जो अन्य नेता लोग हैं, इस देश की क्या स्थिति होती? रह पाते क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में अपनी भूमिका अदा कर पाते? केवल यही है। और ये सही है कि यह राहुल गांधी को खारिज करने, उनको अविश्वसनीय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी सीमा तक जा सकती है जी। क्यों? वह इस राजनीतिक चुनौती को राजनीतिक स्तर से जवाब देने की स्थिति में नहीं बच गई। आपने जो ध्रुवीकरण का एक रास्ता अपनाया, वो अपने जितना उसका लाभ आपको मिलना चाहिए था मिल गया। आप लेकर के आए यूजीसी एक्ट, जिसमें आपने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि आप पिछड़ों के बहुत बड़े सिपा सलार हैं, लोगों ने आपको खारिज कर दिया और जो आपका कोर वोटर था वो सड़क पे आया और आपको आपकी जबरदस्त तरीके से आलोचना करने लगा। आपको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, किस तरीके से हम इनको लेके जाएं। और जो दूसरे कोर इश्यूज हैं उसमें राहुल गांधी ने सवाल पैदा कर दिए। जिन जिन चीजों की आप बात करते रहे और तुम्हें तथ्यात्मक तरीके से, केवल हवा हवाई बातें नहीं की। अगर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश छोड़ो, तो क्यों छोड़ो देश? आपके लोग समझा पा रहे हैं क्या? आप बता पा रहे हैं? आप अगर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हम लोकसभा में नहीं रहने देंगे, तो क्यों नहीं रहने देंगे? ऐसा कौन सा काम राहुल गांधी ने कर दिया जिसे कारण से आप सब्सटेंशियल मोशन लेके चले आए? आपको बताना पड़ेगा वो क्या है, आप देश को बता नहीं पाए, नहीं हो पाए। एक राहुल गांधी द्वारा इस सरकार के खिलाफ खड़ी की गई राजनीतिक चुनौतियां हैं, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को यह नारा देना पड़ रहा है कि राहुल गांधी देश को। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। और इसमें सवाल वही एक जो प्रेम कुमार जी जो पूछ रहे थे अभी सुनील शुक्ला जी से, ज़रा आपसे भी समझना चाह रहा हूँ। राहुल गांधी को देश छोड़ने की बात कही जा रही है, राहुल गांधी भारत छोड़ो के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, राहुल गांधी देश के लिए बहुत खतरनाक हो गए हैं ये कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कैसे इंसान को नेता प्रतिपक्ष बना दिया ये कहा जा रहा है। सारी चीज़ें जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान में उसके लिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार आखिर कैसे चल रही है बिना रूल रेगुलेशन के, बिना कानून व्यवस्था के? सवाल तो पैदा होता है यहाँ पे। बिल्कुल राजीव जी, और देखिए मजे की बात क्या है कि जो लोग अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, वो आज कह रहे हैं राहुल गांधी भारत छोड़ो। तो
कितने मजे की बात है कि यानी आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे और आप भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, और आपके जो एक नेता थे जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, वो तो अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर बता रहे थे कि किस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का दमन किया जा सकता है। तो वो चिट्ठी राजीव जी ये लोग बार बार पढ़ लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिन्होंने अंग्रेजों को लिखी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन का किस तरीके से दमन किया जा सकता है, और तुरंत जो है नारा लगाने पहुंच जाते हैं राहुल गांधी भारत छोड़ो। तो ये तो राजीव जी इनका असली चाल चरित्र चेहरा जो है ये सामने इनका आ गया है राजीव जी। तो इस तरीके से अब जो सवाल है कि भाई कि राहुल गांधी को कांग्रेस ने क्यों बना दिया, अरे भाई किसी ने दूसरे ने कहा कि आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बना दिया? बीजेपी से पूछा किसी ने कि गडकरी साहब को क्यों नहीं बनाया, राजनाथ सिंह को क्यों नहीं बनाया, या योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं बनाया, अमित शाह को क्यों नहीं बनाया? पूछा किसी ने? अरे पार्टी अपनी है भाई, जो जो पार्टी तय करेगी वो करेगा। आप कौन होते तय करने वाले कि राहुल गांधी को नेता बना दिया कि बना दिया? कल को हम कहने लग जाएं कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं, अमित शाह को बनाओ प्रधानमंत्री, तो मान ली जाएगी हमारी बात। तो इसी तरीके से राजीव जी भाई अपनी पार्टी है, आपकी पार्टी, आपने तय किया नरेंद्र मोदी बनेंगे। हालांकि बीजेपी ने तय नहीं किया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को 240 जो सांसद है बीजेपी के, उन्होंने अपना नेता अभी तक नहीं चुना है। लेकिन चलिए ठीक है, एनडीए के सांसदों ने चुन लिया उनको नेता, तब भी चलिए। तो ये राजीव जी अपनी अपनी पार्टी का है। तो ये एक तरह से कहा जाए मानसिक दिवालियापन जो है उसकी हद तक पहुंच गए, चूंकि इन्हें लगता है कि राहुल गांधी ही इस समय सबसे ज्यादा टक्कर दे रहे हैं, और राहुल गांधी के होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि राहुल गांधी की वजह से पूरे देश में ये बात जा रही है कि कुछ गड़बड़ है मामला, और इतना ज्यादा गड़बड़ है कि उसकी वजह से मोदी जी देश बेचने पर आमादा है। ये बात राजीव जी आम जन की समझ में आ रही है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि एपस्टीन फाइल है, फाइलों में क्या है क्या नहीं है। इतना समझ में आ रहा है उसको कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है जिसकी वजह से मोदी जी देश बेचने पर आमादा है। तो ये राजीव जी भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सबब है, और इसीलिए राहुल गांधी से इतनी ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। जी, राहुल गांधी से क्यों इतनी तकलीफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी को, वो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और बात ये भी कि क्या ये विरोध प्रदर्शन गलत है। हमारे अब आप चार महानुभाव हमारे साथ हैं, बस एक एक लाइन में बोलिए, क्या ये सही है विरोध प्रदर्शन या गलत? अमलेंदु जी जी बिल्कुल सही है विरोध प्रदर्शन। प्रेम कुमार जी बिल्कुल विरोध प्रदर्शन सही है। प्रेम कुमार जी, अब तो हमें लग रहा है इनोवेशन और होने चाहिए, विरोध प्रदर्शन के और ऐसे ही इनोवेशन होने चाहिए। बिल्कुल। प्रशांत जी, तो आप क्या कहेंगे? ये सही नहीं, ये सिर्फ ये सही, ये तो सही है ही, ऐसे और प्रदर्शन होने चाहिए। संसद में कूदने वालों का भी हम समर्थन कर रहे हैं, उसने भी कोई गलत नहीं किया। जी प्रशांत जी, देखिए, विरोध प्रदर्शन के मुद्दे से सहमति असहमति हो सकती है किसी की भी, लेकिन विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी टॉर्च में बैटरी का होना, मतलब वो अभिन्न उसका हिस्सा है। अगर विरोध प्रदर्शन नहीं होंगे तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? हमारी, आपकी, हमारे पैनल की या दर्शकों की इस प्रदर्शन पे राय हो सकती है कुछ, राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर कोई राय हो सकती है, लेकिन वो जो राहुल गांधी के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी राजनीतिक अधिकार है। अगर वो अहिंसक है तो हिंसा न करें जी। बाकी उनके नारा लगाने से कोई राहुल गांधी देश के बाहर नहीं चले जाएंगे, उनके पास वो अख्तियार नहीं है। नारे हमेशा ऐसे लगाए जाते हैं। अभी आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी के समर्थकों ने क्या नारे लगाए कि कब्र खुदेगी जी। तो नारों में अतिशयोक्ति होती है, इसको भी स्वीकार करना चाहिए कि उसमें अतिशयोक्ति होती है। उसका मतलब हम कहते हैं मुर्दाबाद, आमतौर पे कोई भी प्रदर्शन होता है कहा मुर्दाबाद, तो मुर्दाबाद का जो शाब्दिक अर्थ है ये वही है, ये वही है, कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी जी। तो ये नारों में वो फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है शब्द भाषा का, और वो अतिशयोक्ति उसमें होती है जी। वो नहीं होगी तो कैसे होगा? एक वीर रस की कविता है, वीर रस की कविता में वो बातें नहीं होंगी तो कैसे चलेगा काम? बिल्कुल। तो विरोध प्रदर्शन आवश्यक है डेमोक्रेसी के लिए। सही कह रहे हैं आप। राय अलग अलग हो सकती। सुनील शुक्ला जी,
इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो तस्वीर देख रहे हैं, ये सही है या गलत है? लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन का पूरा हक है, लेकिन प्रश्न इस बात है किस नीयत से आप कर रहे हैं। आप क्या राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने के लिए गए हैं, या जो सरकार के खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए गए हैं? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या विपक्ष के नेता के खिलाफ सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का कोई औचित्य है क्या? अधिकार तो किसी को है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। बिल्कुल। क्यों जा रहे हैं आप कारण समझा दीजिए लोगों को कि भाई अगर आप राहुल गांधी के भारत छोड़ो का नारा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? देश की जनता को समझा दीजिए, आप लोग अपने आप उनको बाहर कर देंगे। बिल्कुल सही, और वो समझा पा रहे हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समझा पा रहे हैं। तो देश में एक अलग सियासत और इन सब के बीच जब विरोध प्रदर्शन और विरोध की आवाज़ें तीव्र हो जाएं, तेज हो जाएं, तो आप समझ लीजिए कि सत्ता पक्ष पर संकट के बादल छाने वाले हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी प्रशांत जी। सिर्फ एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, विरोध प्रदर्शन में एक क्रिएटिव स्टेटमेंट होता है। ये विरोध प्रदर्शन बड़ा क्रिएटिव है, अपने आप को ध्यान आकर्षित करने वाला। बिल्कुल। वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके पहुंचे तो पार्लियामेंट हाउस, तो वो बड़ा क्रिएटिव था। फोटो खींची थी, आज तक याद है हम लोगों को जी, इंदिरा गांधी के समय। तो ये क्रिएटिविटी प्रदर्शनों का हिस्सा रहता है, उसमें कोई अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है किसी। राजीव गांधी के समय गए थे, इंदिरा गांधी के समय पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर। हाँ बिल्कुल जी, इंदिरा गांधी के समय। चलिए, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने का हक संवैधानिक हक है, संविधान आपको हक देता है, विरोध प्रदर्शन कीजिए। और जो सबसे बड़ी बात है, हम उस तस्वीर को नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कुछ गाइडलाइंस है, मार पिटाई कुटाई ये सब नहीं दिखाना है, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यूथ कांग्रेस के इन नेताओं की खूब पिटाई की है वहाँ के कुछ लोगों ने। 2-3 तस्वीरें खास तौर पे दिखाई दे रही हैं, इसमें नहीं है, लेकिन इन लोगों में से 2-3 लोगों की खूब पिटाई हुई है और जो उचित नहीं है। मैं तो कहूँगा कि किसी भी ढंग से, चाहे यूथ कांग्रेस या कोई भी विपक्ष के नेता ही क्यों ना हो, वो कहीं से भी हिंसा को अपने हाथ में ना लें। यानी आप अपनी तरफ से हिंसा मत कीजिए। ये देश गांधी का देश है, जहां अहिंसा परमो धर्मः कहा गया है। अहिंसा ही परम धर्म है, यानी अहिंसा के रास्ते पे आप चलिए। और इसी राह पे चल के हम लोगों ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए थे, छक्के छुड़ा दिए थे। और वो तस्वीर आज दिखाई दी, यूथ कांग्रेस के नेताओं ने अपने हाथ वो नहीं उठाए, उनको पीछे से आकर लात से मारा गया, घूसे से मारा गया, गिरा दिया गया। पुलिस बगल में थी, वो रोक नहीं रही थी, लेकिन मारने दिया गया और ये काम पुलिस वाले करने दे रहे थे। वो तस्वीरें भी आप लोग सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। अच्छी तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन सैल्यूट है इन यूथ कांग्रेस के नेताओं को। छात्र तो नहीं है, ये छात्र विंग दूसरा है, लेकिन युवा हैं और युवा नेताओं को सैल्यूट इसलिए है कि इन्होंने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दी। जो प्रतिक्रियाएं युवा मुख्य रूप से दे देते हैं, वो भी पलटवार करते हैं, इन्होंने पलटवार नहीं किया। अच्छी बात है। चलिए, चर्चा आगे बढ़ाएंगे आने वाले समय में, और इस पर आगे क्या कुछ होता है इस पे भी बात करेंगे हम। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी, अमलिंदु जी, और साथ में जुड़े थे हमारे साथी सिद्धार्थ जी, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। राजीव शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, बंशीलाल धुलपुरिया साहब बने हुए हैं, डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं, आप लोगों को आपकी हिम्मत को सलाम। मेरा एक शेर है, हो अगर आवाज़ एक उसको सलब रुकने न दे, हो अगर आवाज़ एक उसको सलब रुकने न दे, कौन सा शासक है जो आवाज़ पर चौंका न था। वाह, बहुत खूब। कौन सा शासक है जो आवाज़ पर चौंका न था। हम आपके सब कार्यक्रम हर रोज़ सत्यनारायण की कथा की तरह सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वक्तावर जी भी जुड़े हुए हैं, बंशीलाल जी जुड़े हुए हैं, संदीप चौहान साहब जुड़े हुए हैं, और ऐसे तमाम साथियों
वलीदा खान जी भी हमारे साथ हैं, वलीदीन खान जी हमारे साथ हैं। सभी दर्शकों पैनलिस्टों को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, आपको भी शब्बा खैर। और पूरन पाटीदार साहब लिख रहे हैं, भाजपा देश को अपनी पार्टी मान रहे हैं और उनको मालूम होना चाहिए 70% लोग हमारे खिलाफ हैं, उनकी पार्टी का ही देश नहीं है सभी को। बिल्कुल। उदय प्रसाद जी भी हमारे साथ हैं। श्री किरण जी हैं, सर नमस्कार सर जी, ऑप्शन लेना चाहिए जब जन आंदोलन करना पड़ेगा विपक्ष को। जी बिल्कुल। और सुमित नरखड़े जी हैं, बेस्ट चर्चा, वेल डन, बहुत शुक्रिया। कांग्रेस हटाओ देश बचाओ कह रहे हैं संदीप चौहान साहब। और बंशीलाल जी हैं। उदय प्रसाद जी लिख रहे हैं, देश के लोकनायक राहुल गांधी जी से भाजपा भ्रष्ट जनता पार्टी डर गई है, यही कारण है कि राहुल गांधी जी के घर के बाहर भगवाधारी भाजपाई प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर दलवीर जोगर साहब शुभ रात्रि लिख रहे हैं। मोहम्मद समीर जी हैं हमारे साथ। परमानल जी हैं। और प्रीतम दुग्गल साहब का कमेंट ऊपर चला गया है। दुग्गल साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि कमेंट रिपीट कर दीजिए, कई बार होता है नहीं ऊपर चला जाता है तो देख पाना मुश्किल होता है, वो भी आखिरी समय में, लेकिन कहूंगा कि रिपीट कर दें तो बेहतर होगा अपने कमेंट को आप। और भी कई सारे साथियों के कमेंट हैं। समय हालांकि कम है और लगभग समापन की ओर है। राजीव जी हमारे साथ हैं बने हुए, बंशीलाल धौलपुरिया जी हैं हमारे साथ बने हुए। श्री किरण जी बहुत बहुत शुक्रिया, श्री किरण जी बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी बहुत शुक्रिया आपका। और ओमकार अली साहब आपको भी, उमर अली साहब आपको भी शुक्रिया। उदय प्रसाद जी शुक्रिया। और बख्तावर जी, आप तमाम साथियों इस चर्चा को अब यहीं, राजेंद्र बंसोड़े जी और आप तमाम साथियों इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।